हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव का जो पाचन तंत्र है वो दो भाग से मिलकर बना है। एक तो होती है आहार नाल और दूसरा जो भाग क्या कहलाता है, पाचन ग्रंथियां कहलाता है। पाचन ग्रंथियां जो मानव के पाचन तंत्र में पाई जाती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। पहली जो ग्रंथि है उनको हम क्या बोलते हैं, सेलेवरी ग्लैंड्स। सेलेवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियां। ठीक है। जो दूसरी प्रकार की जो ग्रंथि होती है वो हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर यानी कि यकृत। और जो तीसरी प्रकार की ग्रंथि है वो है पैनक्रियास। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो ये 3 तरह की ग्रंथियां आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले जो ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे वो हमारी कौन सी है, सलेवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, और जो पहली टाइप है उनको हम बोलते हैं पैरोटिड, यानी कि सबसे पहली हमारे पास जो ग्रंथि आती है वो है हमारे कान के पास पाए जाने वाली। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्णपूर्ण लार ग्रंथि। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरी ग्रंथि आती है उसको हम बोलते हैं सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड। ये पहले प्रकार की। ये दूसरी प्रकार की जिसको हम अधोजंभ, ठीक है, या अवचुंबकीय लार ग्रंथि बोला जाता है, या इसका एक और नाम भी है अवचुंबकीय लार ग्रंथि। ठीक है, और जो तीसरे प्रकार की हमारी जो लार ग्रंथि है उसको हम क्या बोलते हैं, सबलिंगुअल या अधोजीवा, अधोजीवा ग्रंथि। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की हमें क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। तो अगर हम लार ग्रंथि की बात करें तो लार ग्रंथि कितनी है, 3 तरह की। हम पढ़ रहे हैं लार ग्रंथि। ठीक है, तो लार ग्रंथि के बारे में हमने इसकी पोजीशन यानी कि इसकी स्थिति देखी, कहाँ होती है, कितने प्रकार की होती है। लेकिन लार ग्रंथि के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो लार ग्रंथि जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है। ठीक है, कितने प्रकार की है, तो हमें अभी देखा कि 3 प्रकार की है। और काम क्या करती है, तो ये लार उत्पन्न करती है। ठीक है, और लार एक ऐसा चिपचिपा श्लेष्मी मिश्रण होता है, तरल मिश्रण होता है, जिसको हम लार बोलते हैं। तो लार जो है भोजन को गीला करने में, और जो श्लेष्मा है वो उसको चिकना या लुब्रिकेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम देखेंगे कि लार उत्पन्न किसके थ्रू की जाती है, लार ग्रंथियों के थ्रू की जाती है। ठीक है, ये भी देखेंगे कि ये काम क्या करती है, लेकिन उससे पहले देखते हैं इसके प्रकार। ठीक है, तो प्रकार हमें पता है 3 प्रकार के होते हैं, और कितनी होती हैं, ये 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रकार में हम लोगों ने अभी अभी देखा कि जो पहला प्रकार हमारे पास आ रहा था वो कौन सा था, कर्णपूर्ण। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, गालों के पास पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ये कौन सी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड है। और ये कहाँ पाई जाती है पैरोटिड ग्लैंड, तो ये हमारे गालों में पाई जाती है। ठीक है, लार को ये स्रावित करती है। दूसरी जो ग्लैंड होती है जिसको हम अधोजंभ के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसको सब
मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। और इसका जो कार्य होता है यह एक मिश्रित ग्रंथि है और ये तरल और श्लेष्मा का स्त्राव करती है। ठीक है, तो इसकी जो उपस्थिति है वो हमारे जो पाई जाती है जबड़ों के पास पाई जाती है, ये जबड़ों के पास। ठीक है, और तीसरी जो हमारी ग्रंथि है उसका नाम होता है अधोजीवा। तो नाम से पता चल रहा है ये कहाँ मिलेगी, जीभ के नीचे, जिसको हम सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं और ये जीभ के नीचे पाई जाती है, जीभ के नीचे ये पाई जाती है। ठीक है, अब हमें पता है लार ग्रंथियों का कार्य क्या होता है, वो लार को स्रावित करती है। ठीक है, लार क्या है, तो हमने अभी अभी देखा लार जो है वो बेसिकली इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है लार में। ठीक है, एक तो लार में श्लेष्मा पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा लार जो है वो एक सीरमी तरल चिपचिपा श्लेष्मीय मिश्रण होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर एक लाइसोजाइम नाम का एंजाइम पाया जाता है और एक यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट पाचक एंजाइम भी होता है, पाचन एंजाइम। और इस पाचन एंजाइम का नाम क्या है, इस पाचन एंजाइम को बोला जाता है टाइलिन या एमाइलेज के नाम से जाना जाता है, या तो हम इसको बोल सकते हैं टाइलिन या फिर आप इसको बोल सकते हो एमाइलेज। ठीक है, अब क्या क्या काम होता है वो हम देखते हैं। देखो श्लेष्मा तो है वो भोजन को क्या करती है, गीला, वह उसको चिपचिपा यानी कि ल्यूब्रिकेट बनाए रखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ताकि खाने में लसलसाहट बनी रहे। ठीक है, और लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होते हैं उसको डाइजेशन में होता है, लेकिन लाइसोजाइम यहाँ पे क्या करता है, लाइसोजाइम है खाने में आए हुए जो सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया जो है उनको मारने का कार्य करते हैं। तो ये किसको मारते हैं, ये जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है, लाइसोजाइम। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टाइलिन का फंक्शन है। टाइलिन का कार्य क्या है करता है, टाइलिन जो होता है वो एक पाचक एंजाइम है। ये भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च को ये किस में तोड़ता है, ये स्टार्च का डाइजेशन करता है और स्टार्च को ये माल्टोज में कन्वर्ट करता है, माल्टोज। यानी कि जो स्टार्च होता है वो एक पॉलीसेकेराइड होता है और उनको छोटे सेकेराइड में तोड़ने का काम करता है। तो स्टार्च यहाँ पे क्या है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, और इसको किस में तोड़ देता है, छोटे सेकेराइड में। ठीक है, तो यानी कि ये जटिल रूप है और ये उसका थोड़ा सरल रूप है। कौन करता है, टाइलिन एंजाइम करता है। ठीक है, इसके अलावा भोजन को चिकना या घुलनशील बनाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है तथा दांतों, मुख, जीवा या जीभ की सफाई में भी लार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो अगर लार के फंक्शन की बात करें, लार का कार्य क्या क्या है, तो देखो पहला कार्य, लार क्या करता है, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाता है। ठीक है, दूसरा जो सूक्ष्म जीव होते हैं मारने का कार्य करते हैं। तीसरा लार की सहायता से दांतों की, मुख, गुहा व जीभ की सफाई
होती हैं। और फोर्थ, जो भोजन में आए स्टार्च के पाचन का कार्य, ठीक है, लार के द्वारा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि भोजन के पाचन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत अगर हमसे पूछा जाए कहाँ होती है, तो मुख गुहा में होती है। और कौन करता है मुख गुहा में भोजन के पाचन की शुरुआत? लार के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये थी हमारी लार ग्रंथियाँ। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ग्रंथि आती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि रहती है, उसका नाम है लीवर। सेकंड ग्रंथि हम पढ़ेंगे और वो क्या है? लीवर, यानी कि यकृत, ठीक है। डायग्राम में देखें हम लीवर, और लीवर जो है वो किस तरीके से दिखता है। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि लीवर के दो लोब है, यानी कि यकृत जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण ग्रंथि है, ठीक है। और हम अगर देखें तो इसके मध्य, मतलब ये त्रिकोणाकार होती है, एक त्रिकोणाकार स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। और ये दो लॉब से बनी होती है, यानी कि दो पिंड होते हैं इसके। एक तो ये वाला भाग होता है इसका, ठीक है, और एक इसका ये वाला भाग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लीवर जो है वो दो भाग से मिल के बनी होती है। ये उसका लेफ्ट भाग है और ये इसका राइट लॉब है। दो पिंड से बनी हुई है, ये लेफ्ट पिंड और एक राइट पिंड, ठीक है। अब इन दोनों पिंड से दो छोटी छोटी यानी कि नलिकाएं निकलती हैं, जो कि पित्त रस को लेके आती हैं। यकृत नलिका होती है जो कि निकलती हैं, हिपेटिक डक्ट के नाम से उसको जाना जाता है। और ये डक्ट जो है किस में आके खुलती है, यानी कि लीवर से जो नलिका निकलती हैं, लीवर से जो एक इधर इस लीवर से और एक इससे, ये जो नलिका निकलती हैं ये आगे जाके इस थैलीनुमा संरचना में खुलती हैं, ठीक है। और इस थैलीनुमा संरचना को गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से ये आगे जो है वो किस में जाके खुलती है? ग्रहणी में जाके खुलती है, ठीक है। किसके साथ मिलके? अग्नाशय नलिका के साथ मिलके। तो अगर हम इसके बारे में डिस्कशन करें लीवर के बारे में, तो ये अत्यधिक वजन वाली होती है और हमारे शरीर के कहाँ होती है? दाईं ओर पाई जाती है। लीवर यानी कि यकृत हमारे शरीर के दाईं ओर होता है, काफ़ी बड़ी है। मैंने पहले भी बता दिया कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर के कितने भाग होते हैं? अभी अभी हमने देखा कि दो भाग होते हैं लीवर के। एक तो उसका दाईं पालिका लोब जिसको बोल रहे थे, और एक कौन सी होती है? बाईं पालिका, ठीक है। दो पालियों में ये विभक्त होता है, ठीक है। अब लीवर को अगर हम और ध्यान से देखें तो लीवर के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती है? ऐसे षटकोणीय संरचनाएं पाई जाती है लीवर में। बहुत ही सारे इस तरीके से षटकोणीय संरचनाएं हमें लीवर के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो षटकोणीय संरचनाएं होती हैं लीवर की, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम बोलते हैं कि षटकोणीय संरचना को यकृत पालिका के नाम से हम जानते हैं। तो ये क्या है? यकृत पालिका, ठीक है। और यकृत पालिका कैसी संरचना होती है? षटकोणीय, ठीक है, संरचना है। और ये लगभग कितनी होती हैं? लगभग 1,00,000 के करीब ये हमें देखने को मिलती हैं। ये षटकोणीय जो संरचना है यकृत पालिका, ये लीवर की, यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो हम इनको यकृत पालिका को क्या बोलते हैं? यकृत पालिका बेसिकली हमारी यकृत की संरचनात्मक
वह क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब आपसे पूछा जाता है कि यहाँ ये यकृत पालिकाओं के बीच में यकृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? यकृत कोशिकाएं। वैसे तो ये इस तरीके से एक दूसरे के रो में पाई जाती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? यकृत कोशिकाएं। ठीक है, जिनको आप हिपेटिक सेल भी बोल सकते हो। और इन यकृत पालिकाओं से क्या निकलती हैं? ये जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, इन यकृत कोशिकाओं का अगर कार्य देखा जाए तो यकृत कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो है पित्त रस का निर्माण करना। पित्त रस का निर्माण करना, यानी कि यकृत पालिका से क्या निकलते हैं? पित्तरस का निर्माण होता है। यकृत का काम क्या है? पित्त का निर्माण करना। अब ये पित्त रस जो है यकृत वाहिनी के द्वारा कहाँ लाया जाएगा? गॉल ब्लैडर में लाया जाएगा। तो इस पित्त रस को किसके द्वारा लाया जाता है? यकृत वाहिनी उपतंत्र के द्वारा कहाँ लाया जाता है? पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय के अंदर लाया जाता है। तो यकृत का निर्माण, पित्तरस का निर्माण तो कहाँ हुआ? यकृत में। ठीक है, और पित्ताशय क्या करता है? इस पित्तरस का संग्रहण करता है। ठीक है, अब यहाँ से पित्ताशय यकृत के पास स्थित होता है और पित्तरस का संग्रहण या आप बोल सकते हो संचय करता है। पित्ताशय जो है एक थैली नुमा संरचना होती है जो यकृत के अवतल में स्थित होती है। ठीक है, और यहाँ से पित्ताशय नलिका द्वारा, और पित्ताशय से क्या होगा? एक नलिका निकलती है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशयी नलिका। पित्ताशय नलिका द्वारा पित्त रस जो है वो कहाँ पहुंचाया जाता है? ग्रहणी में पहुंचाया जाता है, चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने देखा यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि थी और इसका काम क्या था? पित्तरस का निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पित्तरस के बाद पित्ताशय, और पित्ताशय के बाद में हमारे पास तीसरी जो ग्रंथि आती है वो है अग्नाशय, पैनक्रियाज, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो हम क्या देखते हैं? ये एक मिश्रित ग्रंथि है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी ग्रंथि है जिससे दो चीजें बाहर आती हैं। एक तो इससे आते हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, ये एक अंतःस्रावी भी है। अंतःस्रावी के रूप में इससे क्या बाहर आते हैं? हार्मोन। कौन कौन से? दो हार्मोन्स ये रिलीज करती है, एक तो इंसुलिन और एक हार्मोन होता है ग्लूकागॉन। दो हार्मोन जो है इससे निकलते हैं, और एक ये बहिस्त्रावी के रूप में भी काम करती है। बहिस्त्रावी के रूप में इससे बाहर क्या निकलता है? अग्नाशयी रस, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो खाने के पाचन में सहायता करते हैं। ठीक है, और ये अग्नाशयी रस जो है वो पित्त वाहिनी के साथ मिलकर, ये अग्नाशय रस कैसे जाएगा? पित्त वाहिनी से मिलकर ग्रहणी में जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यह ग्रंथि जो है यकृत और ग्रसनी से घिरी हुई रहती है। ठीक है, और यह 6 से अगर हम
किसकी बात कर रहे हैं, अग्नाशय ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे ये यू आकार की ग्रंथि है, ठीक है, और 6 से 8 इंच लंबी होती है, ठीक है। और ये ग्रंथि जो है वो बीच में एक पत्तीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है, और ये है आंत में इसका जो रस है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि अग्नाशय रस जो है वो किस किस को पचाने में हेल्प करता है, तो अग्नाशय रस जो है वो हम देखेंगे कि प्रोटीन के भी पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और वसा, इन तीनों के पाचन में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। अगर हम इन तीनों ग्रंथियों का देखें किस तरीके से, यानी कि एक तो हमारे पास यकृत हो गया, एक हमारे पास पित्ताशय और एक हमारे पास अग्नाशय। अगर ये तीनों देखें किस तरीके से स्थित होते हैं, तो डायग्राम में कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होता है। तो आप यहाँ पे इस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख सकते हो कि ये जो है ये क्या है, ग्रास नाल है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आमाशय, ठीक है। और आमाशय के बाद में ये हमारी छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, छोटी आंत, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास ये है यकृत, ठीक है, उसका बायां यानी कि ये लेफ्ट और ये राइट पालिका, ठीक है। यहाँ से फिर इसके नीचे क्या पाया जाता है, पित्ताशय, ठीक है, जो यानी कि यकृत से क्या बनेगा, पित्तरस बनता है, और इस पित्तरस को कहाँ संग्रहित किया जाता है, यहाँ पे। यहाँ से अगर आप देखोगे ये पित्तरस तो यहाँ पे आया, ये तो क्या है, पित्तरस, और ये हमारे पास क्या है, अग्नाशय, ठीक है। और अग्नाशय से क्या आएगा, अग्नाशय रस, तो यहाँ पे आ गया अग्नाशय रस। और हमारे अमाशय से यहाँ पे क्या आएगा, काइम, यानी कि यह है काइम, अम्लीय भोजन, भोजन जो कि कहाँ से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी आंत के अंदर पित्तरस भी आ गया, अग्नाशय रस भी आ गया और भोजन भी आ गया। इसीलिए छोटी आंत के अंदर आंत्र रस इसके अंदर पाया जाता है। तो इन तीनों रस की वजह से खाने का क्या हो जाएगा, भोजन का पूर्ण पाचन व अवशोषण हमें कहाँ देखने को मिलेगा, छोटी आंत में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये सारी स्ट्रक्चर जो है वो अरेंज्ड रहती है, व्यवस्थित रहती है। अब हम देखेंगे कि भाई खाना आया, कैसे कैसे उसने गमन किया और किस तरीके से वो बाहर निकल गया, लेकिन अभी तक हमें ये समझ में नहीं आया कि खाने का पाचन हुआ कैसे। अभी तो हमने सिर्फ 3 ग्रंथियां देखी हैं, हम बाकी ग्रंथियां भी देखेंगे, जैसे कि अमाशय के अंदर यहाँ पे क्या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, यहाँ पे जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं कि लार ग्रंथि, जठर रस, अग्नाशय रस, आंत्रिय रस और पित्त रस किस तरीके से भोजन का पाचन करते हैं, यानी कि विभिन्न रस के द्वारा भोजन का पाचन किस तरीके से होता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।